हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना द बुक गाय और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पर्पल काउ बुक की हिंदी समरी जिसे लिखा है सेथ गॉडिन ने। दोस्तों, मार्केटिंग का रहस्य क्या है ये आपको इस बुक समरी के माध्यम से पता चलेगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं बुक समरी को। एक बार सेथ गॉडिन अपने परिवार के साथ फ्रांस में छुट्टियां मना रहे थे। जब वे हाईवे से गुजर रहे थे तो वहां गायों का झुंड चरता हुआ देखकर वो चकित रह गए और चौंक गए। मौसम बहुत सुहाना था। हल्की हल्की हवा चल रही थी। गाय बड़ी खुशी से घास चर रही थी। वो नज़ारा इतना प्यारा लग रहा था जैसे बच्चों की कहानी किताब से उस नज़ारे को निकाल गया हो। यह नज़ारा मीलों तक चलता रहा। पहले तो सेठ जी और उनका परिवार बड़ी दिलचस्पी से इसे देख रहे थे, लेकिन कुछ समय के बाद वो इस नज़ारे से बोर होने लगे। उन्हें सिर्फ गायों का झुंड दिखाई दे रहा था और कुछ नया नहीं। वो ब्राउन रंग की गायों का नज़ारा कॉमन और बोरिंग लग रहा था। लेकिन इमेजिन कीजिए कि उन ब्राउन रंग की गायों के बीच एक पर्पल गाय होती तो क्या होता। ये काफ़ी दिलचस्प होता, शायद इतना कि आप चाहकर भी वहां से अपनी नज़रें नहीं हटा पाते। यही तो सेठ गॉडिन को पर्पल काऊ का दिमाग आइडिया आया। पर्पल काऊ का मतलब है कुछ फ्रेश, हटकर देखने लायक, अलग और एक्स्ट्राऑर्डिनरी। इस समरी में आप सीखेंगे कि कैसे एक अलग प्रोडक्ट बनाया जा सकता है, कैसे एक हर के मार्केटिंग स्ट्रेटजी से लोगों का ध्यान अट्रैक्ट किया जा सकता है। आज मार्केट में प्रोडक्ट की भरमार है, ऐसे में कस्टमर का ध्यान खींचना बहुत मुश्किल काम है। इसीलिए सेठ गॉडिन पर्पल काउ का कंसेप्ट लेकर आए, जिसका मतलब है कुछ नया और खास, जिसे देखने के लिए लोग मजबूर हो जाएं। कुछ ऐसा जिसे लोगों ने कभी न देखा हो और न ही सुना हो। वो इसके बारे में बात किए बगैर न रह सकें। पुरानी मार्केटिंग टेक्निक उन ब्राउन काऊ की तरह होती है जिन्हें देखकर लोग बोर हो गए हैं। अब वो उनका ध्यान अपनी ओर खींच सकते हैं। मार्केट में बहुत कंपटीशन है, वो एडवर्टीजमेंट का अंबार लगा हुआ है। तो ऐसे में आप अपना प्रोडक्ट कैसे बेच पाएंगे? आप एक सक्सेसफुल बिजनेस को कैसे बना सकते हैं? इन सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है पर्पल काऊ। व्हाई यू नीड द पर्पल काऊ? किसी भी बिजनेस में सिर्फ एक प्रोडक्ट बनाना ही काफी नहीं होता। लोगों को उसके बारे में बताना, उसकी मार्केटिंग करना बिजनेस का सबसे अहम हिस्सा होता है। अक्सर एडवर्टाइज करने से पहले बिजनेस वर्ड ऑफ माउथ के माध्यम से प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करते हैं। अगर लोगों को प्रोडक्ट अच्छा लगा तो प्रॉब्लम सॉल्व। वह इसके बारे में बात करेंगे और दूसरों को भी जरूर बताएंगे। एडवर्टाइजिंग ने टीवी और प्रिंट के जरिए एक नए फॉर्मूले को जन्म दिया है। अब कंपनियां टीवी कमर्शियल और न्यूज़पेपर्स में ऐड देने लगे हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उनके प्रोडक्ट के बारे में बताया जा सके। लेकिन बाद में यही स्ट्रेटेजी हर कंपनी अपनाने लगी। आज मार्केट में इतने सारे ऐड और प्रोडक्ट भर चुके हैं, लोगों को इनसे ऊब हो गई है कि लोग अपनी लाइफ में इतनी बिजी हो गए हैं कि उनका ध्यान किसी प्रोडक्ट के पोस्टर या ऐड पर नहीं जाता। अब आप ऐसे में अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कैसे करें? तो यहाँ पर पर्पल काऊ का कॉन्सेप्ट आता है। आपको अपने प्रोडक्ट को मार्केट में मौजूद तमाम ब्राउन काऊ के बीच एक पर्पल काऊ की तरह पेश करना होगा। आपको उसे इस तरह से डिजाइन करना होगा कि लोग उसे देखे बगैर ना रह सकें। एग्जाम्पल के लिए एस्पिरिन की बात करें। इस टैबलेट को बनाने वाली पहली कंपनी होना कितनी कमाल की बात होगी। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी बहुत से लोगों को ज़रूरत पड़ती है। ये बहुत ही सस्ती है, आसानी से मिल जाती है। अच्छी बात यह है कि ये असरदार भी है। पहली बार मैन्युफैक्चर करने वालों को पैसा कमाया होगा। लेकिन आज अगर आप एस्पिरिन ब्रांड को बेचना चाहते हैं तो ये काफ़ी मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ पहले से एस्पिरिन बनाने वाले बहुत सारे ब्रांड मौजूद हैं, जैसे लिनकॉन, जाइडस, बेयर आदि। यहाँ तक कि अगर आपको प्रोडक्ट थोड़ा भी बेहतर होगा तब भी आप उसे कैसे बेच पाएंगे? अगर आपकी कंपनी के पास मार्केटिंग का बजट है तो टीवी या ऑनलाइन एड्स पर पैसा खर्च कर सकते हैं। इससे पहले आप उन लोगों को खोजने की ज़रूरत है जो आपका एस्पिरिन खरीदने के लिए तैयार हैं। सच तो यह है कि हर कोई इसे नहीं खरीदेगा। ऐसे कितने लोग होंगे जो एस्पिरिन का नया ब्रांड ट्राई करना चाहेंगे? ज़्यादातर लोग उसी ब्रांड के साथ रॉयल रहना चाहेंगे जो उन्होंने बचपन से या लंबे समय से यूज़ किया है। लोगों का उस ब्रांड पर भरोसा बन चुका है। अब वो एक ब्रांड में शिफ्ट होने का रिस्क क्यों लेंगे? ये मानकर चलिए ज़्यादातर लोग आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे। लेकिन ऐसा क्यों? हो सकता है उनके पास एक नए ब्रांड को देखने का टाइम न हो सकता है उनके पास उसे खरीदने के पैसे ना हो। ये भी हो सकता है कि उन्हें आपका प्रोडक्ट पसंद ही ना आए। आखिर में आप मार्केट से गायब हो जाएंगे। ये आजकल के मार्केटिंग की सच्चाई है। इसीलिए अब हमें पर्पल काऊ की ज़रूरत है। पर्पल काऊ
द डेथ ऑफ द टीवी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। यानी कि टीवी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स 1950 से 1990 तक काफी हावी रहा। सभी कंपनीज भारी मात्रा में टीवी एड्स में पैसा लगाने लगी। इसे समझते हैं, पहले बिजनेसमैन के रूप में आपको एक ऐसे मार्केट की खोजने की जरूरत थी जो एक्सपैंड हो रहा हो, जहां कोई ब्रांड या प्रोडक्ट छाया हुआ न हो। मार्केट ढूंढने के बाद आप अपना प्रोडक्ट बनाते हैं, फिर टीवी पर जोर शोर से एड्स के द्वारा प्रमोट करते हैं, फिर लोग इसे देखेंगे। तब आगे की प्रोसेस यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन और सेल्स की शुरुआत होगी। क्योंकि टीवी एड्स की पहुंच बहुत लोगों तक होती है, इसलिए प्रोडक्ट डिमांड भी काफ़ी हाई होगी, जिससे ज़्यादा प्रॉफिट होगा। अब इस पैसे को और ज़्यादा टीवी एड्स खरीदे जाते हैं। ये एड लोगों को एक तरीके की गारंटी देता है कि प्रोडक्ट हाई क्वालिटी का है। लोग ज़्यादातर उन चीज़ों को खरीदते हैं जिनका उन्होंने ऐड देखा हुआ हो। जिन प्रोडक्ट्स की ऐड नहीं की जाती, उससे कस्टमर अनजान ही रह जाते हैं। टीवी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स ने रेवलॉन, घड़ी और प्रॉक्टर और गैम्बल के साथ कई कंपनीज के लिए कमाल किया है। इन सभी कंपनी ने इस मीडियम का भरपूर फायदा उठाया है। उन्हें एडवर्टीजमेंट पर किए गए खर्च से कई गुना ज़्यादा प्रॉफिट भी हुआ है। इस मीडियम को करीब 50 साल तक खूब इस्तेमाल किया गया, लेकिन आज के टाइम में इसका असर फीका पड़ने लगा है। पहले मार्केटिंग रूल था, एक ऑर्डिनरी और सेम प्रोडक्ट बनाओ, फिर इसकी ज़बरदस्त मार्केटिंग के साथ लोगों के सामने पेश करो। लेकिन आज का मार्केटिंग रूल है, कुछ लोगों की ज़रूरत को टारगेट करो, कुछ अलग प्रोडक्ट बनाओ जिससे वो सही में खरीदना चाहते हों। पर्पल काउ, गेटिंग इन, क्रॉसिंग द चैज़्म के ऑथर ग्रॉफरी मूर ने डिफ्यूजन काउ के बारे में बताया है। यह दिखता कि कैसे एक नया आइडिया और प्रोडक्ट लोगों के बीच में मूव करता है। ये एक बेल कर्व की तरह होता है, जिसके 5 हिस्से होते हैं। लेफ्ट में पहला और सबसे छोटा हिस्सा होता है, इनोवेटर्स का उसके बगल में होता है, एडेप्टर्स का लेट मेजॉरिटी का राइट साइड में, आखिर हिस्सा होता है लेजर्स का। मूर का कहना है कि सभी तरह के प्रोडक्ट लॉन्च के बाद इस पैटर्न को फॉलो करते हैं। जो सबसे पहले इसे खरीदते हैं वो इनोवेटर होते हैं। ऐसे लोग हमेशा नए प्रोडक्ट को खरीदने में दिलचस्पी रखते हैं, चाहे उन्हें इस प्रोडक्ट की ज़रूरत ना हो। उन्हें बाद अर्ली एडेप्टर्स आते हैं। ये लोग हमेशा नए प्रोडक्ट को यूज़ करने के लिए तैयार रहते हैं। ये ऐसे प्रोडक्ट भी खरीद लेते हैं जिनके बारे में इन्होंने कभी सुना ही नहीं। इसके बाद मार्केट का सबसे बड़ा हिस्सा अर्ली और लेट मेजॉरिटी से बना है। हालांकि उन्हें नए प्रोडक्ट में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं होती। ये उन ब्रांड से संतुष्ट होते हैं जिन्हें बरसों से यूज़ कर रहे हैं। ये कभी कभी अपने एडेप्टर दोस्तों से नए प्रोडक्ट के बारे में सुनते हैं, लेकिन ये गारंटी नहीं कि वो इसे खरीदेंगे या नहीं। टीवी की एड इंडस्ट्री ने मार्केट के सबसे बड़े हिस्से को टारगेट किया था। यही कारण है कि कोई भी कंपनी एड पर इतना ज़्यादा खर्च करती है। पर्पल काउ के कंसेप्ट में अर्ली एडेप्टर का ध्यान खींचना ही पर्याप्त होता है। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि उन्हें टारगेट करना चाहिए जो नया सामान खरीदना पसंद करते हैं। आपकी कोशिश होनी चाहिए कि लोगों को आपका प्रोडक्ट पसंद आ जाए ताकि वो इसे खरीदें। पर्पल काउ, आइडियाज दैट स्प्रेड विन। किसी भी नए प्रोडक्ट या ब्रांड की शुरुआत एक आइडिया से होती है, जो इतना ज़्यादा एक्सपेंड होता है उतना ही ज़्यादा सक्सेसफुल होता है। वो प्रॉफिट भी कमा कर देता है। सैट गॉडिन इस आइडिया को वायरस कहते हैं। इस आइडिया के वायरस को फैलाने के लिए स्नेजल कहा जाता है। लोग अपने परिवार, दोस्तों व मिलने जुलने वालों को इसके बारे में बताते हैं जो उन्होंने नया ट्राई किया है। सवाल आता है कि कैसे एक ऐसा प्रोडक्ट किया जाए जो उन्हें तुरंत पसंद आ जाए। तो ऐसा प्रोडक्ट न बनाएं जो सबके लिए हो, नहीं तो वो एक आम प्रोडक्ट बनकर रह जाएगा जो किसी का नहीं होगा। इसके बजाय मार्केट में एक पर्टिकुलर सेगमेंट को टारगेट कीजिए, उस सेगमेंट के लोगों को प्रोडक्ट बनाइए। कोशिश कीजिए कि अर्ली एडेप्टर को ऐसी चीज़ें दें जो उन्हें सच में चाहिए। आप उन्हें जितनी ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करेंगे वो उतने ही अच्छे से आपको रिस्पॉन्स देंगे। अगर आपने अपने होने को सेटिस्फाई कर दिया तो ये आपके प्रोडक्ट की माउथ पब्लिसिटी जरूर करेंगे। इसके कुछ एग्जाम्पल, जैसे कि मरीसा मेयर गूगल के एम्प्लॉई हैं। एक आदमी इनको रोज ईमेल भेजकर गूगल के सर्च इंजन को क्रिटिसाइज करता था, लेकिन उसने कभी भी अपना नाम नहीं बताया। उसके ईमेल में सिर्फ 2 डिजिट का एक नंबर था और कुछ नहीं। मरीसा और दूसरों को समझने में कुछ वक्त लगा कि इन नंबर का मतलब क्या है। वो आदमी गूगल के होम पेज पर कितने वर्ड्स हैं उसके बारे में बता रहा था। पेज पर ज़्यादा वर्ड्स होने से वो इरिटेट हो जाता था। उस लड़के की वजह से गूगल के शुरुआती डिज़ाइनर को बहुत मदद मिली। उन्हें इंटरफेस को बनाने में ज़्यादा डिसिप्लिन होना सीखा। वो सावधान हो गए कि बहुत सारे लिंक्स न डालें। इसलिए क्रिटिसाइज को पॉजिटिव तरीके से लीजिए, अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने की सोचिए। पर्पल काउ, चीटिंग।
कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो पुरानी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को यूज नहीं करती। ये एक यूनिक प्रोडक्ट या सर्विस को मार्केट में लेकर आती है। ये एडवर्टीजमेंट पर भी ज़्यादा खर्च नहीं करती, फिर भी इनके प्रोडक्ट आसानी से बिक जाते हैं। अब इनके कंपटीटर्स को लगता है कि ये कंपनियां धोखा दे रही है, लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि बाकी के लोग जो कर रहे हैं वो ये नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी आसानी से मार्केट पर कब्जा कर लेते हैं। कुछ एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। स्टारबक्स की बात करें तो हावर्ड ड्यूस कॉफ़ी जैसी चीज़ को एक्सपीरियंस के उस लेवल पर लेकर गए जो आज जब लोग कॉफ़ी के बारे में सोचते हैं तो उनकी जुबान पर स्टारबक्स का नाम आता है। जिसे अमेजॉन ने ऑनलाइन शॉपिंग में फ्री शिपिंग सर्विस और हजारों प्रोडक्ट्स की रेंज में देकर मार्केट में तहलका मचा दिया था। इसीलिए इनकी कॉम्पिटिटर हमेशा कुछ कदम ही पीछे रहेंगे। अगर ये कंपनी इतनी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है तो हम पर्पल काउ के कंसेप्ट पर क्यों ना जाएं। पर्पल काउ केस स्टडी, हाउ डच बॉय स्टार्टअप द पेंट बिजनेस। पेंट बिजनेस में कुछ नया कैसे किया जाए। एक डच लड़के ने इसका बड़ा सिंपल सा हल निकाला। उसने पेंट के कैन का डिज़ाइन ही बदल दिया। पहले पेंट के डिब्बों को खोलना, उनमें से पेंट निकालना, उसका ढक्कन बंद करना थोड़ा मुश्किल काम था क्योंकि वो स्टील के बने थे। ये उठाने में काफ़ी ज़्यादा भारी थे। यह डिज़ाइन लंबे समय से चला रहा था। सबने सोचा कि पेंट के कैन ऐसे ही होते हैं, लेकिन इस डच लड़के को कमाल का आइडिया आया। उसने सोचा क्यों ना पेंट का कैन को उठाना, इससे पेंट निकालना सब आसान बना दिया जाए, क्योंकि उसका मानना था कि कैन का डिज़ाइन भी प्रोडक्ट का एक अहम हिस्सा होता है। उसने सोचा कि लोगों को तो बस अपनी दीवारें पेंट करने से मतलब है। अगर पेंट के कैन को भी ऐसा बना दिया जाए जिससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो, आसानी से उठा सकें, तो सारी प्रॉब्लम हल हो जाएगी। इसीलिए उसने स्टील के बजाय प्लास्टिक कैन को यूज़ करने के बारे में सोचा, जिसके साइड में उसे पकड़ने के लिए एक हैंडल भी होगा। इस वजह से उस डच लड़के ने केन की ज़बरदस्त सेल हुई। इसे कहते हैं मार्केटिंग को सही दिशा में करना। इफेक्टिव मार्केटिंग उसे कहते हैं जब बिजनेस ऐड को नहीं बल्कि प्रोडक्ट को ही बदल दे। लेकिन उस डच लड़के ने प्रोडक्ट को नहीं बल्कि उसकी पैकेजिंग को बदला था। इसी तरह क्या आप भी अपने प्रोडक्ट को रीडिफाइन कर सकते हैं? केस स्टडी, द बेस्ट बैंकर इन द वर्ल्ड। लियोनल पॉलनर एक फ्रेंच बेकर थे। उन्होंने अपने पिता के बाद अपनी फैमिली बिजनेस को संभाला, लेकिन लियोनल सारा धन बेकरी में बैठकर सिर्फ बेक नहीं करते थे। उन्होंने कुछ अलग ही कमाल किया था। उन्होंने हजारों फ्रेंच बेकर्स का इंटरव्यू लिया, उनसे ब्रेड बनाने की कई सारी तकनीक को सीखा। वो पूरे फ्रांस में ऑर्गेनिक आटा यूज करने वाले पहले इंसान थे। लियोनल ने दुनिया भर से अपनी ब्रेड बनाने की तमाम बुक को भी पढ़ा। उनका फेमस पोलियन ब्रेड 4 चीज़ों से बना था, जो था आटा, खमीर, सी सॉल्ट और पानी। लियोनल उसे हाथ से बनाते और लकड़ी से बने ओवन में बेक करते। तब से लेकर आज तक उस बेकरी में इसी रेसिपी को फॉलो किया जाता है। लियोनल ने कभी भी प्रोफेशनल बेकर को काम पर नहीं रखा। उनका कहना था कि उनमें कई बुरी आदतें थीं जिन्हें छुड़ाना मुश्किल था, इसलिए वो सिर्फ कम उम्र के लोगों को ही काम पर रखते थे। फ्रेंच रेस्टोरेंट ने पहले पोलैंड की ब्रेड को रिजेक्ट कर दिया। उन्हें लगता था कि पोलैंड की रेसिपी बहुत ही अलग और अजीब थी, लेकिन वे इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि उनकी ब्रेड बहुत हाई क्वालिटी की थी। आखिरकार लियोनल रेस्टोरेंट के ऑनर को मनाने में कामयाब रहे। तब रेस्टोरेंट उनके ब्रेड को सर्व करने लगा। आज हालत यह है कि पेरिस के हर रेस्टोरेंट में पोलैंड का ब्रेड सर्व किया जाता है। दुनिया भर के लोग लियोनल का सिग्नेचर ब्रेड खरीदने आते हैं। उनके ब्रेड बड़े और गोल होते हैं। उन पर पोलैंड के नाम का पहला अक्षर पी बना होता है। पोलैंड के ब्रेड को बाहर के कई देशों में भेजा जाता है। यह ब्रेड एक ग्लोबल हिट प्रोडक्ट बन गया है। अब उनकी बेटी कंपनी को संभालती है। ये काम उनकी 3 पीढ़ी करती आ रही है। पोलैंड का टोटल सेल हर साल $10 मिलियन से ज़्यादा है। इससे हम सीख सकते हैं कि हमें अलग होने से डरना नहीं चाहिए। अगर आपने मार्केट को स्टडी करके आपको यकीन है कि आपको टारगेट कस्टमर को पसंद आएगा, तो वह ज़रूर ट्राई करने के लायक है। पोलैंड ब्रेड पर्पल काउ का परफेक्ट उदाहरण है। फ्रांस में ब्यूगेट ब्रेड कॉमन है, लेकिन ऑर्डिनरी और बोरिंग है, बिल्कुल एक ब्राउन काउ की तरह। तो वहीं पर पोलैंड ब्रेड ऑर्गेनिक है, हाथ से बनी हुई और लकड़ी के ओवन में बनाए गए हैं, जिससे उनकी क्वालिटी और टेस्ट को एक नए लेवल पर पहुंचा दिया है। तो एक पर्पल काउ प्रोडक्ट बन गया है जिसने पूरे मार्केट पर कब्जा कर लिया है। तो दोस्तों, ये थी बुक समरी द पर्पल काउ बुक की। आपको ये बुक समरी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। साथ ही अगर आपको ये बुक अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप ये बुक खरीद कर पढ़ना चाहते हैं तो उसका लिंक हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई समरी के साथ।
तब तक के लिए धन्यवाद।